हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जैसा कि डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज साइंस के, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स का सेकंड पार्ट मैं इसमें आज डिस्कस करूँगा। जी हाँ, इस पार्ट में हम लोग आज फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम्स पैट, एसएससी, जेई सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये बनेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर डू सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स हैव द सेम वैल्यू? मीन्स किस टेम्परेचर पर जो फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है वो एक जैसी होती है, मीन्स बराबर होती है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रिलेशन देख लेते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो क्या होता है, C/100 F-32 अपॉन 180। क्लियर दोस्तों? तो हम मान लेते हैं कि एक टेम्परेचर मान लेते हैं टी टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू बराबर होती है। तो हमने मान लिया टी सेंटीग्रेड पर वैल्यू बराबर है। तो टी सेंटीग्रेड को अभी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट की वैल्यू, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो जाएगी T अपॉन 100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180। हम 2 से काट देंगे, क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9T इज इक्वल टू 5F-32 इंटू 5। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 है, तो इसको कितनी वैल्यू आ जाएगी, 90 इज इक्वल टू 5F माइनस 0, 5 3 15, 15 और 1 16, 160। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि फ़ारेनहाइट और इसकी वैल्यू, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बराबर है, तो हम टी की जगह F रख सकते हैं। तो टी की जगह हम क्या रख देंगे, फ़ारेनहाइट 5F इज इक्वल टू माइनस 160। तो इसको इस साइड लें, क्या आ जाएगा, 9F माइनस 5F इज इक्वल टू माइनस 160। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4F इज इक्वल टू 160। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 160 अपॉन 4 मीन्स माइनस 40 फ़ारेनहाइट कहो या डिग्री सेल्सियस करो, एक बात बराबर है। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम होगी। क्लियर दोस्तों? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस प्रॉपरली हमेशा मिलते रहें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गर्मियों में लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, इनका कहना है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L, मीन्स लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है, टेम्परेचर और एसआई यूनिट, टेम्परेचर ऑफ एसआई यूनिट इज, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिध्वनि का कारण है, द रीजन फॉर द रेजोनेंस इज, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ
साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन होना ही प्रतिध्वनि का कारण है, साउंड का वापस लौटना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो देखिए दोस्तों क्या है, ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, तो जब भी यहाँ हीट का मूवमेंट होना होता है तो मॉलिक्यूल्स बिना मूव किए हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिस मेथड में मटेरियल के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होते हैं और हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको कहते हैं हम लोग कंडक्शन, चालन विधि। क्या कहते हैं? चालन। तो जो ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है वो होता है कंडक्शन मेथड के द्वारा। मीन्स जिसमें अब ठोस की क्या है, जैसे मान लो यहाँ से हम लोगों ने गर्म किया और यहाँ तक गर्माहट मिलने लगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल इनके ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो इस जब मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं और हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, चालन विधि। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? सभी राशियां सदिश हैं मीन्स यहाँ बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या दर्शाने के लिए हमें उनके मान की या वैल्यू की एंड और उनके हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मीन्स जब हम ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम दर्शाएं तो उनके हमें दर्शाने, उनकी वैल्यू के साथ साथ उनकी हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ती है कि वो किस डायरेक्शन में वैल्यू है या किस डायरेक्शन में वैल्यू नहीं है। मीन्स हमें वैल्यू के साथ साथ जिन क्वांटिटी को डायरेक्शन भी बताना पड़ता है उन क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। संवेग, मोमेंटम, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स। जैसा कि फोर्स है, फोर्स को हमें बताना पड़ता है कि फोर्स इस साइड लग रहा है या कि इस साइड लग रहा है, और कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, 9 न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है। तो इन सारे विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, डिस्प्लेसमेंट, लोड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटेंसिटी, टॉर्क, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट है। ऊपर की जितनी भी ये मैं क्वांटिटीज़ लिखी हैं, राशियाँ लिखी हैं, सारी की सारी कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। तो आप इनको एक जगह याद भी कर सकते हैं सारी राशियों को मिलके कि कौन कौन सी राशियाँ हमारी सदिश राशियाँ हैं। क्लियर दोस्तों? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? सभी राशियां अदिश हैं, सभी राशियां अदिश हैं या स्केलर क्वांटिटी हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको केवल रिप्रेजेंट या व्यक्त करने के लिए केवल हमें उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सारी की सारी राशियाँ कैसी हैं? अदिश राशियाँ हैं। तो इनको भी आप एक जगह लिख के याद कर सकते हैं कौन कौन सी राशियाँ हमारी अदिश होती हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं या स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्लियर दोस्तों? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मीन्स 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो सबसे पहली तो बात है कि एक जो प्रकाश वर्ष है ये हमारा कोई समय नहीं है, ये क्या है? ये है डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है प्रकाश वर्ष। इसका मतलब होता है लाइट के द्वारा एक वर्ष में चली दूरी, एक वर्ष में चली दूरी को ही
हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी इज इक्वल टू होता है क्या, समय इंटू चाल, समय इंटू चाल। समय कितना है 365 डेज, और चाल क्या होती है लाइट की 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए सेकेंड है तो हमें ये दिन को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड में। तो क्या लिख देंगे 365 डेज, एक डेज में 24 घंटे होते हैं और 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारी दूरी का। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीन्स एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 9.46 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 9.6 इंटू 10⁻8, 10 टू दी पावर है 10⁻15 और 10⁻12 मीटर और किलोमीटर। मीन्स दोनों ही हमारी वैल्यू सही है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोथ ए एंड बी इज राइट। मीन्स एक प्रकाश वर्ष में जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जो जड़त्व का गुण है वो हमारा दोस्तों हर एक वस्तु में होता है, क्योंकि जो वस्तु रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, और जो वस्तु मूवमेंट में है वो हमेशा मूवमेंट में रहना चाहती है। क्लियर दोस्तों। तो जड़त्व प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का गुण एवरी वस्तु, हर एक वस्तु में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्य का एसआई मात्रक होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट कौन सा नहीं है हमको वो बताना है। उपकरण, डिवाइस, और कौन सी डिवाइस किस एनर्जी को कन्वर्ट करती है, किस एनर्जी में। तो सबसे पहले हम बात करें माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये बिल्कुल सही है। वहीं बात करें लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर हमारा जैसे हम लाइट देखिए करंट देते हैं और आवाज़ निकलती है, तो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में, तो ये भी बिल्कुल सही है। डायनामो, डायनामो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। बात करें सितार की, सितार के लिए क्या लिखा है, ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, साउंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये गलत है। सितार क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये सही मैच नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। तो जो पानी की बूंदें गोल होती हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से गोल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करें क्या दिया, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। मीन्स यहाँ कोई आदमी है और यहाँ से वो चिल्ला रहा है, यहाँ से ध्वनि रिफ्लेक्ट होके आती है, तो इसको क्लियरली ये लौट के आने वाली साउंड सुनने में क्लियरली कब सुनाई देगी, जब इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होगी, 17 मीटर होगी। मीन्स तो कहने का मतलब क्या है, इको सुनने के लिए हमें जो लिसनर सुनने वाले और जहाँ से रिफ्लेक्टर, जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी आवाज़, उनके बीच की दूरी मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए, तभी हमें इको क्लियरली सुना ही देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? एक्सरेज की, परावैंगनिक किरणों की, गामा किरणों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है वो होती है हमारी गामा रेज की। गामा रेज हमारी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? क्लियर दोस्तों? तो पानी का जो टेम्परेचर पानी किस टेम्परेचर पर आयतन उसका मीन्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। मीन्स स्पेस में वो जगह, इस वॉल्यूम का मतलब होता है कि स्पेस में कितनी जगह वो घेर रहा है। ठीक, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो पानी हमारा सबसे कम जगह घेरता है, लेकिन और उस समय जब जगह कम घेरेगा मीन्स हमने उसको दबा दिया है तो उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो मीन्स पानी का जो मिनिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।